कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आई सुधीर वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अपनी शिक्षा शारीरिक शिक्षा। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पंक्तियां बोली हैं अभी, उसका जो मीनिंग था वो ये था कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन कार्य जितना कठिन होगा उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना कठिन होगा, या आपको मेहनत भी उतनी कठिन करनी पड़ेगी। आप उतनी कठिन मेहनत करेंगे तो आप जरूर ही उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो अभी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं राजस्थान पीटीआई का, तो उसके लिए जुट जाओ, कमर कस लो भाई। ठीक है। अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, और जो बच्चा स्मार्ट वर्क भी कर जाएगा हार्ड वर्क के साथ, ही विल श्योरली गेट द जॉब, या फिर उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि एमसीक्यू बेस्ड सीरीज थी, और मैं आप सबके सामने लेके आया था DSSS का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुआ था 2021 में अगस्त के अंदर, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, क्या रीजन है कि वो आंसर है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को अगर समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना आज मैं आपके साथ अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उस लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल तक जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको हर एक अपडेट दी जाएगी रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आप पक्का जुड़िएगा वहां। और यार मैं देखता हूँ कि 54% लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच कर रहे हैं बट दे आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद ये चैनल उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जो लोग ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? देन प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाना सब्सक्राइब करने में, और मेरे को यहाँ $1 मिलियन नहीं मिलेंगे उससे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो जिसको जरूरत है, आप कर सकते हैं। एंड बाकी आपको पता ही है, ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं यहाँ, हर एक चीज पहले फैक्ट्स को चेक किया जाता है, देन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो चीज। ठीक है, वही है ना ज्ञान होने से अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को अधूरा ज्ञान। तो चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओवर यूज सिंड्रोम कैन क्योज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओवर यूज सिंड्रोम होता है वो इनमें से क्या क्या कर सकता है, या उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इनमें से ओवर यूज सिंड्रोम में। सबसे पहले है इरिटेबिलिटी, सबसे पहले जो है यहाँ irritability. Second one is feeling of malaise. Third one is can affect eating pattern. जो overuse syndrome है वो आपके eating pattern को भी affect करता है. And the fourth one is sleep disturbances. ये आपकी sleep के अंदर disturbance पैदा करता है। फर्स्ट वन ये ओवरयूज सिंड्रोम से इरिटेबिलिटी होती है, सेकंड वन है फीलिंग ऑफ मैलेज होती है, थर्ड वन है कैन अफेक्ट ईटिंग पैटर्न्स, और फोर्थ है स्लीप डिस्टरबेंस भी करता है ओवरयूज सिंड्रोम। जल्दी आंसर कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों ही चीजें होती हैं। अब बात आती है ओवर यूज सिंड्रोम क्या होता है। ओवर यूज सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आप किसी भी बॉडी पार्ट का बार बार जब यूज करते हैं, बार बार आप किसी बॉडी पार्ट का यूज करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो उस बॉडी पार्ट के अंदर इंफ्लेमेशन हो जाती है, या हम कहें कि बार बार यूज करने से उसमें एक इंजरी हो जाती है। ठीक है, उसी को हमने नाम दिया यहाँ ओवर यूज सिंड्रोम। और इसके कोजेज यहां दे रखे थे, इरिटेबिलिटी, यस आपको आप इरिटेट होंगे, उस पार्ट में इरिटेशन होगी। फीलिंग ऑफ मैलेज, मैलेज के अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी की एक वो है टर्म, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। एंड थर्ड वन कैन अफेक्ट ईटिंग पैटर्न, यस जब आप इंजर्ड होते हैं तो आपके ईटिंग पैटर्न्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्लीप डिस्टर्बेंस, जो आपके स्लीप पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं।
या डिस्टरबेंस रहेगी? ठीक है। और मेलेस को हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ये ऐसी फीलिंग होती है कि आप बिना किसी रीजन के अनहैप्पी रहते हैं, जैसे कोई रीजन नहीं है। और कई बार हम नहीं कहते, जो होता है हमारा कच्चा कच्चा मन, उसी को मेलेस बोलते हैं कि मेरा मन कच्चा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नेगेटिव सा हो रखा हूं मैं। तो वो कौन सी फीलिंग होती है? फीलिंग ऑफ मेलेस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा और। यस, ये देखिए आप, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग देखते हैं। ये क्या है? एक टेनिस प्लेयर है और इसने अपने एल्बो को पकड़ा हुआ, और इसकी एल्बो में कौन सी इंजरी हुई है? ओवर यूज सिंड्रोम से इंजरी हुई है। रैकेट गेम्स के अंदर बार 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 सेम एक्शंस रिपीट होते हैं, काफी लंबे मैच चलते हैं, सेम एक्शन आता है, सेम एक्शन आता है, तो कई बार ओवर यूज इंजरी हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में? आपकी एल्बो में हो सकती है, टेनिस के अंदर, आपके शोल्डर के अंदर हो सकती है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है, फ्रीक्वेंटली फ्रीली मूवमेंट्स होती है इन बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, आगे चलिए। ये एक मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो था हमारे स्पोर्ट्स का। जब हम लोग स्क्रीन लैपटॉप पे सिस्टम पे काम करते हैं, जिनको टाइपिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, जो टाइप राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लेंजेस का बहुत यूज करते हैं। यूं यूं टाइप ऐसे होता है ना, तो ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रही है आपकी फिंगर्स। यहाँ क्या आ रहा है? स्ट्रेन आ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ खिंचाव पड़ रहा है आपकी मसल्स के ऊपर, इनमें। तो कई बार जब ये आपस में बार 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 फ्रिक्शन होता है इनके बीच में, तो इसमें ओवर यूज सिंड्रोम इंजरी हो जाती है, बार बार यूज करने से। फिर आप ऐसे 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 यूं बार बार नहीं करते, जब किसी भी चीज को करें, जब आप सिस्टम पे काम करते हैं, आप रिलैक्स करते हैं इसको बार बार, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं आप अपने फिंगर्स की और पाम की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एंशियंट ओलंपिक्स, इन ancient Olympics, first Olympics were held in 7076 BC. In that Olympics, there was only one event. What was that event? ये कह रहा है कि जो एंशियंट ओलंपिक थे, उनमें जो पहला ओलंपिक था वो हुआ था 776 बीसी में, 776 बीसी। इन दैट ओलंपिक्स देयर वाज ओनली वन इवेंट, और उस ओलंपिक में सिर्फ एक इवेंट था। और वो कौन सा था? पहले ओलंपिक में सिर्फ एक इवेंट हुआ था, एक स्पोर्ट हुआ था, और वो कौन सा था? ये पूछना चाह रहा है ये। जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी। क्या वो रेसलिंग था? क्या वो स्ट्रेट फुट रेस था? क्या वो जेवलिंग था नीरज चोपड़ा वाला? या वो डिस्कस थ्रो था कृष्णा पुनिया वाला? चलो रेसलिंग रह गया, ये किसके लिए बोल दें? बजरंग पुनिया। ठीक है, इज सच ए ग्रेट रेसलर। जल्दी बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेड, या इसको फुट रेस भी बोला जाता है। स्टेड, या इसको फुट रेस भी बोला जाता है। तो यहां मैं आपको बता दूं, स्टेड क्या होता है। जो रोमन लैंग्वेज है, रोमन लैंग्वेज के अंदर स्टेड का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट जिसमें हम डिस्टेंस को मापते हैं, जहां मैं बोलूं तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के टाइम में आप लोग सोचिए ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सोचिए, वो क्या हुआ? सेंटीमीटर, फुट, इंचेस, किलोमीटर्स, राइट। जिसके अंदर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लाइट ईयर, जिसमें हम किसको मेजर करते हैं? डिस्टेंस को। तो उस टाइम पर डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट थी, वो थी स्टेड, और इसको फुट रेस बोलते थे। और उस डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट के ऊपर ही इस रेस का नाम पड़ा, फुट रेस। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। अब बात आती है स्टेडियम क्या था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो एंशियंट ग्रीक लोग थे, उस टाइम स्टेडियम या स्टेडियम वो लोग रेफर करते थे एक ऐसी जगह जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो, एक ऐसी जगह है जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो, या उस जगह के चारों तरफ दर्शक बैठ सकें, स्पेक्टेटर्स बैठ सकें। द प्लेस वेयर द रेस वॉज हेल्ड, या वो जगह है जहां वो रेस होती है या फिर ऑब्जर्व की जाती है स्पेक्टेटर्स के द्वारा। अब ऊपर देखिए, द वर्ड
स्टेडियम और स्टेडियम रेफर टू अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज, और जो एक रोमन माइल होता था, वन मील में भी करते हैं ना हम लोग डिस्टेंस को, तो जो एक रोमन मील था वो होता था आपके 8 स्टेट्स के इक्वल। 8 स्टेट्स मिलकर बनाते थे एक रोमन माइल, और एक रोमन माइल और किस चीज के इक्वल होता था? 5000 रोमन फीट्स, 5000 रोमन फुट के इक्वल होता था एक रोमन माइल। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। एक रोमन माइल के अंदर कितने हो गए? 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स, 8 स्टेट हो गए ना। और एक रोमन माइल में ही कितने हुए हो गए फीट? 5000 फीट। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, नेट वेट में तो बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन फॉर्मेशन इज द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल। बोन फॉर्मेशन होता है ना जो फंक्शन बोन्स के अंदर, वो कौन सी सेल करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं हमारी बोन्स में, तो जो बोन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं सेल्स, वो कौन से हैं? ठीक है जी, आपका ऑप्शन 1 है ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी इज ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन सी इज ओस्टियोब्लास्ट, एंड ऑप्शन डी इज ओस्टियोजेनिक सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, या ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, या ओस्टियोजेनिक सेल होते हैं? जल्दी बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। है ना, नाम से उल्टा लग रहा है ना ये ब्लास्ट, यहाँ तो ब्लास्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। नहीं, ओस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो आपकी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये वो सेल्स होते हैं जो आपकी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, दो तरीके के सेल बताता हूं मैं आपको बोन्स में। एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट और दूसरे होते हैं आपके ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, ये दोनों उल्टे हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, वो होते हैं बोन डिस्ट्रॉयर, वो होते हैं आपके बोन बोन डिस्ट्रॉयर। ठीक है, और जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये आपके होते हैं बोन फॉर्मेटिव सेल्स। ठीक है, तो बोन के अंदर काफी प्रोसेस होती हैं। जब हमारे बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है, कई बार किसी जगह इंजरी हो जाती है, कोई बोन डैमेज हो जाती है, तो वहां उसको जोड़ने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो उसमें ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं, जो भी जहां भी उनको दोबारा क्या करना है, उस बोन का स्ट्रक्चर बनाना है, और सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेंगे, उसके डैमेज पार्ट को वहां से क्या कर देंगे, हटाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद काम स्टार्ट होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल का, वो वहां क्या करेंगे, न्यू बोन फॉर्मेशन कर देंगे, और जो नया स्ट्रक्चर आएगा, नई बोन आएगी, वो पहले वाली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब इस तरह समझिए इसको। तो ओस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट वो होते हैं जो बोन डिस्ट्रॉयर होते हैं। ठीक है जी, ये उल्टा है थोड़ा सा, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा वाइस वर्सा। आगे चलते हैं, ये आ गया। एन ओस्टियोब्लास्ट बिल्ड्स द बोन, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो क्या करते हैं, वो बिल्ड करते हैं आपकी बोन को। वेयर एज एन ओस्टियोक्लास्ट ईट्स अप द बोन सो दैट इट कैन बी रीशेप्ड इनटू अ स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलिएंट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला इसने कि ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल्ड बोन को, ठीक है, बना रहे हैं। जबकि जो ओस्टियोक्लास्ट हैं वो खा जाते हैं किसको, बोन को। किस लिए खाते हैं वो, ताकि जो नया स्ट्रक्चर बने बोन का या रीशेप्ड हो, वो एक स्ट्रोंगर और रेजिलिएंट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो, एक मजबूत स्ट्रक्चर हो जो ज्यादा लोड को सहन कर सके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, इसीलिए, और दोनों ही प्रोसेस बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कहता हूं इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर डिफरेंसेस आर मेंशन्ड बिलो। ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो लाइनिंग सेल होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट आर
कंसिडर्ड द मेन टाइप ऑफ बोन सेल। ओस्टियोब्लास्ट को मेन सेल भी कहा जाता है बोन्स में। आई गेस अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बोन की। वो सेल जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट है। वो सेल जो बोन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई क्लास ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती ना, तो ऐसे इन सेल की कोई क्लास नहीं होती बोन डिस्ट्रॉयर्स की, इनको कोई नहीं पूछता। और जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बाइंड करके रखते हैं, बी से ब्लास्ट, बी से बाइंड, ठीक है। थोड़ा ऐसे रिलेट करके याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा मजेदार है। एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज पार्टिकल्स। पहला है प्रोटॉन, ये वो दिख गया प्रोटॉन। सेकंड वन इज न्यूट्रॉन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। एटम होता है ना जो अणु, तो उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है वो पूछा इसने। और नीचे तीन टर्म्स दी हैं, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और नीचे इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी देखिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों ही एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और जो एटम की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जॉन डेल्टन ने की थी, ठीक है। एक बुक में की थी इन्होंने 1808 में जब वो हुई थी, उसमें जॉन डेल्टन थे, इन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब ये जल्दी से देख लीजिए एटम होता क्या है। ये एटम है आपका, हर एक सेल की तरह इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला। हाई एक सेकंड रुकिए, हाईलाइटर से करो, हाँ इसको हाईलाइट, हाँ लेजर को देखिएगा। ये आपका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो तरीके के पाए जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से, जो आपका प्रोटॉन है, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, और P से ही क्या होता है, पॉजिटिव। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, वैसे नहीं पूछते नॉर्मली, लेकिन अगर पूछ ले तो P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव है भी, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाया है ना, यहाँ देखिए प्रोटॉन, ये देखिए ग्रीन कलर में। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को दिखाया है स्काई ब्लू कलर में, ये यहाँ स्काई ब्लू कलर है ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं लिखा, ना प्लस लिखा ना माइनस। तो न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, तो न्यूट्रल रहते हैं, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ठीक है। और ये होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, कहाँ, चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, और उनपे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर कौन सराउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस इमेज में देखिए इस तरीके से, ये रेड कलर में है आपके इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये बाहर बाहर घूम रहे हैं ना शक्तिमान के चारों तरफ। और ये जो बीच में न्यूक्लियस है, इसमें एक येलो है और एक स्काई ब्लू है, ठीक है। जो येलो है उसको न्यूट्रॉन बोला, इसके अंदर उस पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, एंड एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, ठीक है जी। चलो जल्दी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इसने बोला है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है। सबसे पहले बताया एनाटॉमी इज अबाउट फंक्शन, कि जो एनाटॉमी होती है वो क्या होती है, बॉडी के फंक्शन को बताती है। सेकंड वन इज फिजियोलॉजी इज अबाउट स्ट्रक्चर, कि जो फिजियोलॉजी होती है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2 दोनों की दोनों गलत है, उल्टा लिखा हुआ इन्होंने। जो एनाटॉमी होती है वो आपको स्ट्रक्चर की स्टडी कराती है, जबकि
फिजियोलॉजी आपको फंक्शन की कराती है, दोनों उल्टे। ठीक है, जैसे जब हम हार्ट की बात करते हैं ना, जब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मैंने सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा है इसीलिए उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। जब मैं बताता हूँ आपको कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर बाइकस्पिड वोल्व है, ट्राइकस्पिड वोल्व है, वो यहाँ है, ये मसल्स है हार्ट के अंदर, ठीक है, ये सब, या ये शेप है हार्ट की, ये साइज है हार्ट का, तो ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ हार्ट की। और जब आपको मैं इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा कि कहाँ से ब्लड कहाँ आता है और फिर वहां से कहीं और जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, उसके बाद फिर लंग्स के कौन से पार्ट में आता है, वो पार्ट हमारी पूरी बॉडी में भेज देता है, ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी फिजियोलॉजी। आई बात समझ? चलिए आगे चलते हैं। अगला है फूड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसने बताया, पहला विटामिन, क्या विटामिन होते हैं हमारे खाने में? सेकंड वन इज वाटर एंड द थर्ड वन इज मिनरल्स। विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स, जल्दी आंसर कीजिए। एंड द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही चीजें होती हैं। ये आएगा आपके न्यूट्रिशन के अंदर, जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वहां आएगा ये, ठीक है। विटामिन भी होता है हमारे खाने में, और सबको पता है पानी तो होता ही है, और मिनरल्स भी होते हैं। तो ये आपके न्यूट्रिशन में आएगा। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। वो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। एक को नाम दिया गया मैक्रो, दूसरे को नाम दिया गया माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को जरूरत बल्क में होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नीड होती है हमारी बॉडी को, वो हो गए मैक्रो। और माइक्रो क्या हो गए? माइक्रो वैसे ही छोटा होता है जिनकी नीड हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में होती है, बट होते बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए वो भी। ठीक है, मैक्रो में आ जाते हैं आपके, क्या आ जाते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड प्रोटीन। और माइक्रो में आ जाते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। कभी पढ़ेंगे ना जब न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिएंट्स, तब पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत मजेदार टॉपिक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन? जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे, या वो कौन सी चीजें हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि स्पोर्ट्स पर्सन को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैलोरी चाहिए उसको, कैसी डाइट देनी है उसको, ऐसी कौन सी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर है? तो वो इसने दिया है, एक तो टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, कि कैसा स्पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरा दिया बॉडी कंपोजिशन। और आप जल्दी आंसर कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर जो है बोथ 1 एंड 2 दोनों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो आपका गेम कैसा है, क्या उसमें एंडोरेंस की ज्यादा जरूरत है या फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, क्या उसके अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत है, समझ रहे हैं? तो इस चीज के ऊपर भी रहता है। दूसरा बॉडी बॉडी सॉरी बॉडी कंपोजिशन, कि जो प्लेयर है उसकी क्या बॉडी कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड करेंगे कि उसकी एनर्जी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सिंपल था ये, सबकी बॉडी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज प्रिवेंशन ऑफ ब्लिस्टर्स इज नॉट पॉसिबल? कि जो नीचे दो वेज दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी वे है या कौन सी वेज हैं जिनसे हम ब्लिस्टर्स की क्या नहीं कर सकते, प्रिवेंशन नहीं कर सकते, उनका बचाव नहीं कर सकते। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पढ़िए जल्दी। ठीक है, और ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छाले, ये एक इंजरी का टाइप है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है ये। ब्लिस्टर्स जो होते हैं छाले होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फ्रैक्चर्स और ये पढ़ेंगे, ठीक है जी, स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ेंगे वहां आएंगे आपके, उसके अंदर पढ़ेंगे। दो तरीके की सॉफ्ट इंजरीज होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं आपके ब्लिस्टर्स, लैक्रेशन, वॉन्ड, इस टाइप की। तो पहला है हाइजीन ऑफ द वल्नरेबल पार्ट्स शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड। जो हाइजीन है वल्नरेबल पार्ट्स का शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड। सिंपल बताता हूं आपको, जो हाइजीन है ना, जिस पार्ट पे ब्लिस्टर हुए उसका हाइजीन मेंटेन करके रखना है,
ठीक है, क्या ये जरूरी है? सेकंड वन इज सेंसिटिव स्किन एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड विद एडहेसिव प्लास्टर। जो एडहेसिव प्लास्टर होता है ना, उससे जो सेंसिटिव स्किन एरियाज है ना, उसको हमको कवर करके रखना चाहिए या प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी बताइए अब इनमें से कौन सा गलत है? दोनों ही ठीक हैं, हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव स्किन एरियाज को बचाना भी जरूरी है एडहेसिव प्लास्टर से। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। थोड़ी सी लैंग्वेज होती है ना, उसको थोड़ा मोल्ड करके दे देते हैं एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल बोल देंगे तो कोई भी बता देगा, बस आपको उस लैंग्वेज को पिकअप करना है, वहां से उसको उठा लेना है, बढ़िया से क्रैक कर लेना है। और ज्यादा इसके अंदर उलझने की भी जरूरत नहीं है कि क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, किसी को नहीं पता होता। आधे से ज्यादा क्वेश्चन में लोग एज्यूम ही करते हैं क्या पूछ रहा है, बट हाँ जो इसको क्रैक कर जाता है उसका एग्जाम अच्छा जाता है, जो नहीं कर पाता वो रह जाता है। तो क्वेश्चन के वे को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई किया करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर रिच इन वाटर कंटेंट। तो जो वाटर कंटेंट होता है वो इनमें से कौन से फूड के अंदर रिच होता है, अधिक मात्रा में होता है या प्रचुर मात्रा में होता है? इन तीनों में से फर्स्ट वन इज टोमेटो, अदर वन इज, सेकंड वन इज ऑरेंज एंड थर्ड वन इज ककम्बर। जो टोमेटो होता है क्या वो रिच इन वाटर होता है? ऑरेंज होता है क्या वो रिच इन वाटर होता है? ककम्बर होता है क्या वो रिच इन वाटर होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। And the right answer is option D, 1, 2 and 3. Yes, tomato, orange and cucumber are rich in water. इनमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। खूब टमाटर, खीरे, संतरे खाया करिए, अच्छा रहता है बॉडी के लिए। चलिए आगे चलते। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ 20 डला हुआ है क्योंकि उसमें 20 नंबर था, मैं चेंज करना भूल गया। कोई नहीं, देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट हैं? फर्स्ट वन इज पोटैटो जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मेज मक्का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, बीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। जल्दी देखिए इनमें से कौन कौन से सही है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। नीचे स्टार्ट करते हैं। जो बीन्स हैं कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मक्का ये भी बिल्कुल है। उसके बाद आ गया हनी, शहद, ये तो है हाँ सिंपल है, बिल्कुल सही, सिंपल है हनी। पोटैटोज, ना 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 ना, यहाँ यहाँ ये फंस गए भैया, यहाँ बच्चा भैया फंस गए, गुड्डू पंडित यहाँ फंस गए भाई, ये गलत है। जो पोटैटोज हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि पोटैटोज के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च किन में होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। ये भी आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम आएगा आपके, कि दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली, ठीक है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। सिंपल में आते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है? शुगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? शर्करा, ठीक है? जिनके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और जिनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर भी आगे अलग अलग फॉर्म है, मोनोसैक्राइड्स, ठीक है, डायासैक्राइड, ये दोनों पार्ट हैं किसका? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीसैक्राइड्स, ये किसका पार्ट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसैक्राइड पाए जाते हैं, ठीक है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वहां। और किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही हो तो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट वंस, ठीक है? मैं बताता हूँ। मोनोसैक्राइड वो होता है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके सिंगल चेन स्ट्रक्चर जिसमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे मोनोसैक्राइड। डबल चेन स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम बोलेंगे डायासैक्राइड, और बहुत सारी चेन्स मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं उसको बोलेंगे हम पॉलीसैक्राइड। इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी शायद कुछ लोग कनेक्ट ना कर पाए। चलिए आगे हो गए आज के क्वेश्चन। चलो ठीक है यार, चैनल को पक्का लाइक करना है, पक्का सब्सक्राइब करना है, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, आपको लगा हो कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को, तो प्लीज ये सब करना, ठीक है? बट यार पढ़ते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ें और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो जाएं। चलो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, राम राम, नमस्कार।